स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में क्लास 9 यूनिट 11 उसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है वो कंप्लीट सॉल्व करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करने का फायदा ये होगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और खासकर जो आखान बोर्ड के हैं उन बच्चों के जो एमसीक्यूज पेपर आते हैं उसमें एमसीक्यूज भी आपके अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा जो पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके भी क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट हो जाएंगे। रिव्यू एक्सरसाइज 11 9th क्लास। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर जो है वो ज़्यादा इजी है। हम डायरेक्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, उसमें कुछ क्वेश्चन है, 4 छोटे छोटे क्वेश्चन है वो आपको दिए गए हुए हैं। तो पैरेललोग्राम के बारे में आपको पता होना चाहिए। इस एक्सरसाइज को समझना चाह रहे हैं तो पैरेललोग्राम क्या होती है। पैरेललोग्राम बेसिकली क्वाड्रिलेटरल की एक टाइप है। कोई भी ऐसी शेप जिसकी 4 साइड्स हों क्वाड्रिलेटरल होती है और उसमें हमारे पास जो 4 शेप वाली एक साइड है ए बी सी डी जो आपको नजर आ रही है, एक पैरेललोग्राम है। इसमें 4 पॉइंट्स मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, इनका पता होना जरूरी है। क्लास 8 में डिटेल से पढ़ चुके हैं, दोबारा जल्दी से बता देता हूं कि पैरेललोग्राम में ए बी सी डी अपोजिट साइड आर कॉन्ग्रुएंट। अपोजिट साइड से मुराद है ये साइड इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये साइड इसके कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट से मुराद है बराबर है, इक्वल है। अपोजिट साइड ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 होगी, जो इसकी मेजरमेंट है वही इसकी मेजरमेंट होगी। नंबर 2 पे देखते हैं अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अपोजिट एंगल से मुराद है ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। अब यहाँ पे तो डायगोनल लगे हुए हैं और 4 एंगल बने हुए हैं। अगर ये डायगोनल ना हो, इसी तरह ही हो, तो जो एंगल की मेजरमेंट ये होगी वही एंगल की मेजरमेंट इसकी होगी। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। यहाँ पे मैं एक बना भी देता हूँ छोटी सी, यहाँ पे चले बना लेते हैं। ये एक पैरेललोग्राम जो है वो एक और बना लेते हैं। ये जी पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये अपोजिट एंगल है, ये इसके बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर हैं और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये है अपोजिट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट। द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर से मुराद है कि डायगोनल लगाते हैं इसके, ये मैं सिंबल हटा देता हूँ। ये डायगोनल है एक, ये डायगोनल है दूसरा, ये डायगोनल है पॉइंट ओ के ऊपर बाइसेक्ट कर रहे हैं। दोनों जो डायगोनल है पैरेललोग्राम के एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट से मुराद ये है कि जो फासला यहाँ से यहाँ तक है वही फासला यहाँ से यहाँ तक होगा, जो फासला यहाँ से यहाँ तक है वही फासला यहाँ से वहाँ तक होगा, यानी ए ओ इज इक्वल टू ओ डी होगा। दोनों का फासला सेम होगा। बाइसेक्ट से ये मुराद है कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, उनकी मेजरमेंट सेम होगी। नंबर 4 पे कंसेक्टिव एंगल और सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जो 180 डिग्री के बराबर होते हैं, जो 180 डिग्री के बराबर होते हैं उनको सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। कंसेक्टिव से मुराद ये है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये 2 एंगल मिला लें तब भी 180 आंसर आएगा। ये वाला और ये वाला एंगल मिला लें तब भी जवाब 180 आएगा। दोनों एंगल को जमा करेंगे जवाब 180 आएगा। इसके साथ ये वाला और इसके साथ ये वाला, इसी तरह इसके साथ ये वाला या इसके साथ ये वाला। अपोजिट एंगल नहीं, ये और ये इसकी बात नहीं हो रही, साथ वाला एंगल, अगला एंगल, इसका अगला एंगल ये भी हो सकता है, इधर से अगला एंगल ये भी हो सकता है, तो वो 180 के बराबर होगा। ये भी प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए, तभी आप जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये 4 बातें थी पैरेललोग्राम के बारे में जो कि आपको पता होना चाहिए। ये ज़रूरी हैं, आपने पढ़ी हुई है पहले, इनको रिवाइज करने की बार बार ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि क्वेश्चन पैरेललोग्राम के बारे में तो मैंने एक दफ़ा रिवाइज कर लूँ, अदरवाइज ये आपको आनी चाहिए। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, उसमें ये बताना है कि मैयर ए बी और डी सी आपस में क्या है, दरमियान में फिल इन द ब्लैंक्स कह सकते हैं। यहाँ पे क्या है, ये दोनों आपस में अभी हमने पढ़ा है कि ये कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है ये वाला, इक्वल के ऊपर ये वाली लाइन लगा दें, ये कॉन्ग्रुएंट है, आपस में बराबर है। इस तरह नंबर 2 पे देखते हैं मैयर बी सी और ए डी एम से मुराद है मेजरमेंट इनकी, ये भी दोनों आपस में बराबर है, कॉन्ग्रुएंट है। ये भी हमने पढ़ा है कि अपोजिट साइड आर कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों साइड्स आपस में ये और ये आपस में बराबर होंगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। नंबर 3 मैयर एंगल 1, ये वाला एंगल किस एंगल के बराबर है और एंगल 2 किस एंगल के बराबर है। नॉर्मली आप देखा जाए तो आपके जहन में आएगा
एंगल 1 एंगल 4 के बराबर है, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, लेकिन ऐसे नहीं है। एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के बराबर है भैया, एंगल 3, और एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के बराबर है। एंगल 1 एंगल 3 के बराबर कैसे है? क्लास 8 में और बल्कि 7 में भी आपने पढ़ा, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, उसमें से एक ट्रांसवर्सल गुजर रही है। ट्रांसवर्सल जब गुजरती है तो ये 8 एंगल बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इस सूरत में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं, इंटीरियर एंगल बनते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते हैं। तो ये जो दो एंगल की बात हम कर रहे हैं, ये वाला, ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, यानी एंगल 2 एंगल 4 के बराबर होगा, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर होगा, एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये दो पैरेलल लाइंस है, दरमियान में से ट्रांसवर्सल गुजर रही है। उस सूरत में एंगल 1 और एंगल 3 जो है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये आपस में बराबर होंगे, और इसी तरह एंगल 2 और एंगल 4 आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, ये भी आपस में इक्वल होंगे। इसके ऊपर अलग सी वीडियो मेरी मौजूद है पैरेलल लाइंस के ऊपर, वो भी आप देख सकते हैं। अदरवाइज ये आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी तो नहीं है, लेकिन क्योंकि पैरेललोग्राम में दो पैरेलल लाइंस गुजर रही हैं, तो उसमें से एक लाइन गुजर रही है तो वो ट्रांसवर्सल ही होती है। तो जो दो पैरेलल लाइंस और दरमियान में एक ट्रांसवर्सल गुजरे, उसकी जो प्रॉपर्टीज अपने पिछली जो चैप्टर नंबर 10 है उसमें अच्छे तरीके से पढ़े हैं, उसमें हमने एक्सप्लेन किए हैं, एक थ्योरम ऐसा है। तो ये आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। उम्मीद है कि ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है फाइंड द अननोन इन द गिवन फिगर। एक फिगर आपको तो दी गई है, डायग्राम एक दी गई है, उसमें अननोन फाइंड करने, अननोन से मुराद ये है एम एन एक्स और वाई को फाइंड करना है। सबसे पहले कहा गया गिवन फिगर। गिवन फिगर जो एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम कैसे है? ये देखें, आपको सिंबल्स नजर आ रहे हैं, दो दो लाइनें, ये लाइन इस लाइन के बराबर है, ये एक लाइन लगी है, इधर भी एक लाइन लगी, ये लाइन इस लाइन के बराबर है, अपोजिट साइड्स कन्ग्रेंट है, और इसके अलावा एक 75 डिग्री का एंगल है। तो यानी इससे मुराद ये है कि ये रेक्टेंगल भी नहीं है और स्क्वायर भी नहीं है। रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं है तो फिर लाजिम बात है ये पैरेललोग्राम है, क्योंकि पैरेललोग्राम में 90 डिग्री का एंगल जो है वो नहीं होता यहाँ पे। तो ये पैरेललोग्राम है। तो इसमें जो अननोन्स है वो हमने फाइंड करने हैं, एम एन एक्स और वाई को फाइंड करना है। इस फिगर में जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ाई हैं उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले देखें अपोजिट एंगल आर कन्ग्रुएंट। अपोजिट एंगल आर कन्ग्रुएंट, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि मेजर एंगल एन, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं इसको करूँगा। ये देखिए मेजर एंगल एन इज इक्वल टू 75 डिग्री। मेजर एंगल एन इज इक्वल टू 75 डिग्री, क्योंकि अपोजिट एंगल आर कन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं अपोजिट एंगल्स आर कन्ग्रुएंट, दैट्स वाई ये जो है 75 है। अब अगर ये 75 हो गया, ये तो हो गया, अब m को फाइंड करना है। m को कैसे फाइंड करना है ये भी मैंने बताया कि कंसेक्टिव एंगल आर सप्लीमेंट्री। इससे मुराद ये कि ये और ये दोनों एंगल मिला के, ये और ये एंगल मिला के जवाब जो है 180 आना चाहिए, या ये और ये, या ये और ये, या ये और ये कर लें, जो करना है वो कर लें। इन दोनों को करते हैं, ये और ये एंगल दोनों मिला के 180 होने चाहिए। तो यहाँ पे लिखते हैं मेजर एंगल m प्लस ये वाला एंगल, इस एंगल का नाम कोई नहीं है, जस्ट मेजरमेंट लिखिए वही लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये ऊपर जो है डिग्री का साइन है, ठीक हो गया। मेजर एंगल m, ठीक है, प्लस 75 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो ये वाला एंगल फिर कितना निकलेगा? मेजर एंगल m, ये उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये आपके पास आएगा मेजर एंगल m इज इक्वल टू 105 डिग्री, 105 डिग्री। ये 105, ये 75, दोनों मिला के 180। अब अगर देखें ये 105 है तो इसके अपोजिट एंगल जो है वो x है, इसके अपोजिट एंगल जो है वो x है। ये दोनों एंगल भी जो है वो कन्ग्रुएंट एंगल है। इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाए कि एंगल y लिखा हुआ है, ये पैरेललोग्राम के बाहर हो जाता है। इसको हम देखते हैं कैसे कर रहे हैं। फिल वक्त इसको देखें, ये एंगल इस एंगल के कन्ग्रुएंट है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि मेजर एंगल x इज इक्वल टू, ये अगर m 105 है तो x भी हमारे पास
105 होगा। ये इस तरह आपने फाइंड करना है। तो m भी फाइंड कर लिया, x भी फाइंड कर लिया, n भी फाइंड कर लिया। जस्ट हमारे पास रह गया कि एंगल y को हमने फाइंड करना है कि एंगल y कितना है। तो एंगल y को फाइंड करने का तरीका ये है कि एक तो ये देखें, ये दो पैरेलल लाइन है, इसको अगर आगे कर लेते हैं, ये दो पैरेलल लाइन है, इनके दरमियान ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, जो कि मैंने पहले भी इससे पहले वाले डायग्राम में बताया कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, अल्टरनेट यानी इंटीरियर से मुराद है डायग्राम के अंदर आ रहे हैं, अल्टरनेट से मुराद है एक इधर है दूसरा दूसरी तरफ है। ठीक है, तो ये अगर 105 है, y भी 105 ही होगा, ये भी कर सकते हैं। अदरवाइज ये दोनों एंगल मिला के भी 180 बनना चाहिए। एक लाइन के ऊपर, ये जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल है, ये भी 180 है, ये 75, ये आपके पास है 105, तो ये फिर 75 होगा। ये 75 है, ये भी 75 है, तो ये भी 75 होगा। जैसे करना है कर लें, क्योंकि हमने इससे पिछले क्वेश्चन में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है। तो एंगल n 75 है, तो एंगल y भी 75 होगा। तो लिखेंगे मैयर एंगल y इज इक्वल टू 75 डिग्री, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो इस तरह जितने भी अननोन वैल्यूज हैं वो हमने अभी फाइंड कर लिए। उम्मीद है कि समझ आई। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है इफ द गिवन फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। अब उसने कह दिया है कि पैरेललोग्राम है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x और m, जो अननोन्स है वैसे इसको फाइंड करना है। तो पैरेललोग्राम क्योंकि है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हमें पता है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हम क्या करेंगे, ये वाले दोनों एंगल जो आपस में बराबर हैं, यानी कि एंगल A कन्ग्रुएंट है एंगल C के, तो एंगल A आपके पास 55 इज इक्वल टू 11x, x की वैल्यू फाइंड करनी है, 11 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू 11 5 55, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5। यहाँ तक ठीक है, x की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब ये वाले जो दोनों एंगल हैं, एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों एंगल कंजक्टिव एंगल है, तो ये दोनों एंगल मिला के जो है 180 आंसर आना चाहिए। तो एंगल A हमारे पास क्या है 55, एंगल D हमारे पास है 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 180। तो 55 में 10 ऐड करेंगे, 5m इज इक्वल टू 65 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 65 को उधर ले जाएं, 180 माइनस 65, 5m इज इक्वल टू ये आएगा 115, 5m इज इक्वल टू 115। तो 5m इज इक्वल टू 115 है, तो m की वैल्यू फाइंड करनी है 115 डिवाइडेड बाय 5। ठीक हो गया, 5 2 ज़ा 10, 1 आएगा, 5 3 ज़ा 15, m की वैल्यू आपके पास आएगी 23। m की वैल्यू क्या आएगी 23, m की वैल्यू 23 पुट करके वैसे भी चेक कर लें तो दोनों का आंसर जो है ये 55 है, तो ये फिर 125 आना चाहिए, तो ये आपका बन जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो आपने जस्ट m और x की वैल्यू फाइंड करनी है, x इज इक्वल टू 5, m इज इक्वल टू 23, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किया है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, उम्मीद आपको समझ आना चाहिए। गुड लक। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है इफ द गिवन फिगर LMNP इज ए पैरेललोग्राम है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m और n। इसमें m और n की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा जी, ये देखिए एंगल L इज इक्वल टू एंगल N, ये दोनों एंगल आपस में बराबर है, हमें दिए हुए हैं और ना ही हमने फाइंड करने हैं, हमने फाइंड करना है m और n। इसमें अब एंगल का कोई जिक्र नहीं, इस पैरेललोग्राम में इस क्वेश्चन एंगल का जिक्र नहीं है, बल्कि साइड्स हैं। अब साइड्स आप जाते हैं, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल भी होती हैं और बराबर भी होती हैं। तो इसमें हमने क्या करना है, हम इसमें m और n की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, तो 4m प्लस n इज इक्वल टू 10 होगा, क्योंकि अपोजिट साइड पैरेलल भी होती हैं और कन्ग्रुएंट भी होती हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 4m प्लस n इज इक्वल टू 10, 4m प्लस n इज इक्वल टू 10, 8m माइनस 4n, 8m माइनस 4n इज इक्वल टू 8। ये है जी, ये चली साइड इस साइड के बराबर है, ये वाली इसके बराबर है, जो कि मैंने लिख दिया है। अब यहाँ से आपने m और n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब m और n की वैल्यू अगर फाइंड करना चाह रहे हैं तो
अब कैसे करेंगे? अब आपने एक्सरसाइज 6.9 क्लास 8 में साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ा हुआ है कि दो अगर लीनियर इक्वेशन हो तो उनमें से कैसे आप उनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। उसमें कंपेयरिंग द कोफिशिएंट है, उससे निकाल सकते हैं, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट है, या उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। 3 मेथड जो है वो पढ़े हैं। इसके अलावा यूनिट 1 में अगर देखें मैट्रिक्स में भी आपको 1.6 में एक्सरसाइज में भी इक्वेशन दी हुई है जिसमें क्रैमर रूल और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी आप यहाँ से इनको फाइंड कर सकते हैं। तो जो भी तरीका लगाना चाहें आपकी मर्जी है। जो सबसे आसान है वो मैं लगाता हूँ कि हम इक्वेटिंग द कोफिशिएंट करते हैं, यानी इनके जो कोफिशिएंट है m का और यहाँ n के जो कोफिशिएंट है इनको बराबर करते हैं। किसी एक के कोफिशिएंट को बराबर करेंगे तो हमारे पास दूसरे कोफिशिएंट की वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे 4 है, इधर 8 है, तो हम क्या करते हैं कि इसको 4 कर ले, इसको भी 8 कर लेते हैं, इसको 8 कर लें। यहाँ पे 4 है तो यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 है तो इसको 4 कर लेते हैं। जो करना चाहें आसान है, कर सकते हैं, लेकिन मैं n को जो है वो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 लेकर आता हूँ इसी तरीके से, और तब इसको सॉल्व करते हैं। फिर ये साइन डिफरेंट है वैसे ही कट जाएगा। इसको सेम करेंगे, इधर 8 है, इधर 8 लाएंगे तो बाद में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, साइन चेंज करने पड़ेंगे, फिर एक स्टेप आपका बढ़ जाएगा। सबसे सिंपल यही है कि आप इस पूरी इक्वेशन को 4m + 1n, इधर चले 1 लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 10। इस पूरी इक्वेशन को आप 4 से मल्टीप्लाई करवा दें। किससे मल्टीप्लाई करवा दें? 4 से, दोनों तरफ। इधर भी मल्टीप्लाई करवा दिया, इधर भी मल्टीप्लाई करवा दिया। अब ये चीज़ जो है कि इक्वेशन के दोनों तरफ कोई भी काम कर सकते हैं, इधर मल्टीप्लाई करवाया उधर भी करवा दे, इक्वेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 4 को 4 से मैंने मल्टीप्लाई करवाया, नहीं समझ आई दोबारा बता देता हूँ क्यों करवाया। 4 4 16 m, 4 1 4n इज इक्वल टू 10 4 40। अब देखें ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी, ये हमारे पास इक्वेशन अब 3 आ गई है, तीसरी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाया, इसको ज़रूरत नहीं है, इसको मैं वैसे लिखता हूँ 8m - 4n इज इक्वल टू 8। अब देखें ज़रा गौर से, कोफिशिएंट सेम है, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, तो अब इनको प्लस माइनस है, इनको यहाँ से काट देंगे, इनको काट देंगे तो ये कैंसिल हो गया। अब 16 + 4 आएगा 24m इज इक्वल टू 48। तो 24 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो m की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2। m की क्या वैल्यू आ गई? 2। कटिंग होगी तो 2 आ जाएगी, m की वैल्यू 2 आ गई। ये है मेथड इसको निकालने का। एक को इक्वेटिंग द कोफिशिएंट से मुराद ये कि कंपेयरिंग द कोफिशिएंट कि इनमें से एक वेरिएबल फिर ख़त्म हो जाता है। अगर यहाँ पे आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करा के यहाँ पे 8 करेंगे तो 8m फिर m खत्म हो जाएगा, n की वैल्यू जो है वो आपके पास आएगी। अभी इक्वेशन में से n खत्म हुआ है, n और m की वैल्यू आपके पास आ गई है। ठीक हो गया, ये हो गया m की वैल्यू। जब m की वैल्यू आ गई है फिर n की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। ये 1 2 3 इक्वेशन है, किसी भी इक्वेशन में आप m की वैल्यू पुट करें तो आपके पास n की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। पहली इक्वेशन ही लेते हैं, 4m + n इज इक्वल टू 10, 4m + n इज इक्वल टू 10। इसमें हम m की वैल्यू पुट कर दें, इधर 4 × m की जगह 2 लिख दें प्लस n इज इक्वल टू 10, 4 2 उधर 8 प्लस n इज इक्वल टू 10, 8 उधर जाके क्या हो जाएगा 10 - 8, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। n की वैल्यू भी 2 आई है, m की वैल्यू भी 2 आई है। तो हमने एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली है, फिर जो वेरिएबल की वैल्यू आई है m की वो किसी दूसरी इक्वेशन में पुट की है तो हमारे पास दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ गई है। ये वाली इक्वेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें भी n की वैल्यू पुट कर लें, इसमें भी कर लें, जिसमें 3 इक्वेशन में कर लें, जवाब जो है वो n की वैल्यू 2 ही आएगा। तो ये आपका था फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। m और n को फाइंड करना है, m को भी फाइंड कर लिए, n को भी फाइंड कर लिए। क्वेश्चन पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज का था, लेकिन इसमें जो मेथड एक और है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का, उसके जरिए हमने m और n की वैल्यू फाइंड की है। अगर वो वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो फिर आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, नहीं क्लियर तो मेरे चैनल के ऊपर वीडियोस मौजूद हैं, उनको जाके देखें, फिर आपको ये चीज़ मजीद समझ आ जाएगी। अदरवाइज जितने सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दी है आपको समझ आना चाहिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हम कह रहे हैं इन द क्वेश्चन नंबर 5 सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम
पिछले ही क्वेश्चन की जो पैरेललोग्राम है उसमें अपोजिट एंगल जो है 110 के बराबर है। ये दोनों अपोजिट एंगल हैं, दोनों को मिला के आंसर जो है 110 आता है। वो हमें भी पता है 55 55 110 आ रहा है। तो फाइंड द रिमेनिंग एंगल, रिमेनिंग एंगल फाइंड करने हैं। तो आप कंफ्यूज होंगे, इसका ये जो है इनका कोई ताल्लुक नहीं है इस क्वेश्चन में, हम इनको हटा देते हैं। ये हमने पिछले क्वेश्चन के लिए दी। अब ये देखना है कि ये है, ये दोनों एंगल 55 है 55 है, ये और ये एंगल फाइंड करने हैं, एंगल P एंगल M, यानी कि एंगल P फाइंड करना है और एंगल M फाइंड करना है। अच्छा जी, ये अगर 55 है तो या ये एंगल निकाल लेते हैं, ये निकाल लेते हैं। ये 55 है, ये कितना होगा बताएं जी? 125। बिल्कुल ठीक बताया आपने। तो आप ऐसे कुछ स्टेप कर लेते हैं ताकि आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। आप लिखेंगे एंगल P प्लस एंगल L इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि कंसेक्टिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये और ये कर लें या ये और ये कर लें, ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं। एंगल P हमारे पास हमने फाइंड करना है और एंगल L जो है वो हमारे पास 55 है। ये जब उधर जाएगा तो ये आ जाएगा 180 माइनस 55, तो एंगल P आ जाएगा 125। एंगल P हमारे पास क्या आ गया? 125। ये स्टेप करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन के जो नंबर हैं आपको पूरे मिलेंगे। तो बाकी डायरेक्ट लिखेंगे तो उसका एक नंबर आंसर का मिलेगा। ठीक है, अगर एमसीक्यूज में आता है तो फिर आप डायरेक्ट भी एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला अगर 125 है तो ये इसकी अपोजिट है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे एंगल P कंग्रेंट है एंगल M के, ये इसके ऑपोजिट है। ये अगर 125 है तो ये भी 125 ही होना चाहिए, तो ये आएगा 125 डिग्री। एंगल M भी जो है 125 डिग्री है। तो यही जो है एंगल M और MP, रिमेनिंग एंगल यही दो रह जाते हैं, यही हमने फाइंड करने थे। तो इसी के साथ ही आपकी रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 11 की मुकम्मल हो चुकी है। इसमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ को और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको हमने सॉल्व किए। एमसीक्यूज में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और CRQ में ERQs क्वेश्चन भी जो है वो भी पूछे जाते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। फिर भी किसी को क्वेश्चन हो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। दिस इज़ मसूद मुबशर साइनिंग आउट।